हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद द एस्पिरेंट यूपीएससी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जिनका प्रीलिम्स हो गया है उनको बधाइयाँ हैं, जिनका नहीं हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशंस के लिए रेडी हो गए होंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स मैगजीन आप रेगुलरली कवर करते रहें ताकि आपका करंट अफेयर्स पे एक बेस बना रहे। और ये ना एक तरीका भी होता है बेस बनाने का कि अगर आपको जैसे हम लोग आगे अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो आप लक्ष्मीकांत से जाकर रिवीजन करेंगे तुरंत सेम डे। ठीक है, हमारा करंट अफेयर्स का ये इनिशिएटिव शुरू करने का यही मकसद है कि जो चीज़ें हम घंटों में करते हैं, ठीक है, जिनमें आवर्स लग जाता है, ठीक है, या फिर हम लोग प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, ठीक है, वो काम नहीं होगा। अब मैं वीडियो बनाऊंगा, साथ साथ में आप भी मैगजीन लेकर आएंगे, ठीक है, दुकान से ले लो या फिर ऑनलाइन पीडीएफ तो अवेलेबल होता ही है, और आप साथ में हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। और उसको एक बार खुद से रिवीजन कर लो या फिर जब भी आपको देखना हो इस वीडियो को देखो 2x पे लगा के देख लो, आपको मतलब फटाफट 10 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर लो। अगर आपका पॉलिटी 10 मिनट में कवर हो जाता है तो पूरा मैगजीन 2 से 3 घंटे में कवर हो जाएगा। और अगला मैगजीन 1 महीने आएगा, तो 2-3 घंटे में अगर एक मैगजीन कवर हो जा रहा है तो आप महीने में अगर 4-5 बार भी समय दे दोगे तो एक महीने के मैगजीन को आपसे 4 से 5 बार रिवीजन कर लोगे तो ये रटा जाएगा, मतलब एकदम रट्टा मतलब मार लोगे 4 से 5 बार अगर आपने कर लिया तो। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब क्या है कि जो आर्टिकल 239 ए मतलब डबल ए है, इससे क्या हुआ ना कि 69th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 9 आया। एंड देन उसमें क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया, ये 69th अमेंडमेंट एक्ट, इससे क्या किया कि जो दिल्ली की सरकार है उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ठीक है। और इसमें ये भी बात बोला गया कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी के बीच में, तो बात जो है प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसमें बोला गया है कि एलजी को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को मानना पड़ेगा। आप 7th शेड्यूल लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको ये पता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पब्लिक ऑर्डर या फिर पुलिस या फिर लैंड, इस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर जो पावर होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। इसमें एलजी का रोल नहीं होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके रिटेलिएशन में क्या किया, अपना एक ऑर्डिनेंस ला दिया। इस ऑर्डिनेंस का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब इस ऑर्डिनेंस के सहारे इन्होंने किया क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उस पर अपना अधिकार लगा लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स में, ट्रांसफ़र में जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक अथॉरिटी बनाया है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये अथॉरिटी है, इसमें 3 मेंबर होंगे, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होगा, एक चीफ सेक्रेटरी होगा, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा। और डिसीजंस जो है मेजॉरिटी से लिया जाएगा। और आप देखें चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होगा। तो ऑब्वियसली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो चीफ मिनिस्टर के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है कि 2 लोग उसके हैं। ऑफिसर्स जनरली बायस नहीं होते हैं, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने अपॉइंट किया है उसके तरफ थोड़ा सा बायस होता है, ठीक है। वो हमारा काम नहीं है, वो पॉलिटिकल जो है डिबेट है वो होता रहेगा, ठीक है। अब क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर क्या है इस नए ऑर्डिनेंस के अनुसार। इसके मतलब जो रिकमेंडेशन ये अथॉरिटी करेगी, ये NCCSA जो रिकमेंडेशंस करेगी उसको अप्रूव कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। और इसका ही डिसीजन फाइनल होगा अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है एलजी में और इस अथॉरिटी में, ठीक है। अब क्या है, ऑर्डिनेंस होता क्या है। ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ होता है, ठीक है, जो बिना लेजिस्लेचर के अप्रूवल से बनता है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में होता है कि जब जो है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सेशन में नहीं होती है, तब जनरली नीड ऐसा फील होता है तो ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं। इसके बहुत सारे लूपहोल्स भी आगे देखेंगे। और ये पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट में है। इसको आप जाके लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे और वहाँ पे लिख लेंगे ऑर्डिनेंस, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में भी और 1935 में भी है। ये आपको
प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश टाइम डज द ऑर्डिनेंस वर्ड मैंशनड, तो आप ये सब देख लेंगे, ठीक है। जनरली मतलब वही बताया मैंने, रिसेस ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जब पार्लियामेंट या ये सब सेशन में नहीं होता तभी ऑर्डिनेंस लाया जाता है। अब ऑर्डिनेंस से रिगार्डिंग ना कुछ केसेज है जो कि आपको मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आरसी कूपर केस जो है, इसमें क्या बोलते हैं कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड था या नहीं था, ठीक है। जनरली इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड अगर नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है लेजिस्लेचर का जो पावर है उसको बाईपास करना चाहते हैं। लेजिस्लेचर का पावर क्या है? लॉ मेकिंग का, ठीक है। तो आप उसको बाईपास करके क्या किए? ऑर्डिनेंस ला के लॉ बना दिए, ठीक है। तो आपने किया क्या है कि एक ऑल्टरनेटिव लॉ मेकिंग बॉडी आपने स्टैब्लिश कर दिया है। तो इस केस के अनुसार क्या है कि इमीडिएट एक्शन वॉज रिक्वायर्ड और नॉट विल बी चेक्ड बाय दिस एक्ट, ओके, ठीक है। फिर एक डीसी वाधवा केस है बिहार का, बहुत फेमस केस है। इसमें तो इतने सारे बिहार सरकार ने ऑर्डिनेंसेस ला दिए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये एक्सेप्शनल है, मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट केस है कृष्ण कुमार सिंह। इन केसेस को ना आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये ना बड़ा हैंडी हो जाएगा आपको मेंस में लिखने के लिए। अगर आपको बोल देगा लिस्ट डाउन द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशियरी इन दिस रिगार्ड, ठीक है, ऑर्डिनेंस के क्षेत्र में, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। और इस कृष्ण कुमार सिंह में क्या किया, बोला कि ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। ऑलमोस्ट ध्यान रखें कि 99% जो केस होगा ना सारे जुडिशियल रिव्यू होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ तक, ठीक है। और ऑर्डिनेंस का ना सेम फोर्स होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, जो पावर और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट का होगा सेम ऑर्डिनेंस का होगा, लेकिन ये टेम्पररी नेचर का होता है। अगर ये जनरली लाया जाता है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, अगर और असेंबली या फिर पार्लियामेंट अगर सेशन में आ गई है, ठीक है, तो वो 6 वीक तक वैलिड रहेगा। अगर फर्दर अप्रूवल मिलता है तो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो 6 वीक के बाद लैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स इसका मैक्सिमम लाइफ होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट या गवर्नर जिसने भी दिया है वो विड्रॉ कर ले तो समाप्त हो जाएगा, या फिर दोनों हाउस, याद रखेंगे, दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट ने ये किया है, ऑर्डिनेंस दिया है, तो दोनों हाउस जब पास करेगा रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट, डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा, ठीक है। और ये उसी मैटर्स पे बड़ा कॉमन सेंस का है कि उसी मैटर्स पे ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है जिसमें पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग का अथॉरिटी है, ठीक है। एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि गवर्नर ऑफ स्टेट पे है कि वो किस किस टाइम जब वो ऑर्डिनेंस लेगा तो प्रेसिडेंट का रेफरेंस देगा, ठीक है। जो बिल्स जिसका सिमिलर प्रोविजंस है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट से, स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट का सिमिलर प्रोविजन है, तो आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग सेम प्रोविजंस वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग प्रेसिडेंट्स एसेंट, बिना प्रेसिडेंट के एक्शन के अगर उसका एक्ट अगर इनवैलिड हो जाएगा तो उसको आपको प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। इफ़ द गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व द बिल, अगर गवर्नर रिजर्व करता है किसी बिल को, उसको लगता है कि यहाँ प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, तो वो उसको कर सकता है, ठीक है। अब इसमें इश्यूज़ क्या है कि ओवर यूज़ हो जाता है, अननेसेसरी आप जो है फॉर्मुलेट कर देते हैं लॉस। इससे क्या होता है कि आप ना बाईपास कर जाते हैं लॉ मेकिंग अथॉरिटी को। लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसका है? पार्लियामेंट का है, ठीक है। आप इसको ना बाईपास कर जाते हैं, ठीक है। या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का है, स्टेट लेजिस्लेचर का है, ठीक है। तो डीसी वाधवा केस में यही हुआ, इतने ज़्यादा बिहार सरकार ने इसमें क्या किया था, ऑर्डिनेंसेस लाए थे। तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ये पॉइंट लिखो, एग्जांपल लिख दो। सेपरेशन ऑफ पावर के लिए खतरा है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स मेंशनड हैं जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है ना, आर्टिकल 123 और 213, ठीक है। तो इसमें ना कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बड़ा वेग है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो स्कोप दे देता है मिस इंटरप्रिटेशन का, ठीक है, कि उसको ना लॉ मेकिंग बॉडी जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स या फिर एग्जीक्यूटिव उसको ना मिस इंटरप्रेट करके वो ऑर्डिनेंस ले आती है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी भी होता है। जनरली क्या है कि अब ऑर्डिनेंस जो क्या किया, लेजिस्लेटिव पावर को बाईपास कर दिया। लेजिस्लेटिव ऑर्गन में जो लोग बैठे हैं वो जनता के प्रति जो है उनका जवाबदेही है, उनका अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें ये करता क्या है कि जब आप बाईपास कर देते हैं लेजिस्लेटिव
ऑर्गन्स के लॉ मेकिंग पावर को, तो ये डेमोक्रेसी को डिवॉइड बना देता है, ठीक है। और सेंटर स्टेट रिलेशंस को भी ख़राब कर देता है, टसल हो जाता है। अब इसके सॉल्यूशंस में क्या लिख देंगे आप, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो कि नीति आयोग ने फॉर्मुलेट किया था, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे ना, एकदम सिंपल से पॉइंट्स, नीड टू डिफाइन द टर्म्स लाइक दिस, इमरजेंसी सिचुएशन एंड नेसेसिटी। दूसरा, ठीक है, टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, और एग्जीक्यूटिव शुड एक्सरसाइज सेल्फ रेस्ट्रेन, सेल्फ रेस्ट्रेन होना चाहिए, ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, डन। अब आते हैं मॉडल प्रिजन्स एक्ट में। मॉडल प्रिजन्स एक्ट क्या होता है, जनरली सेंटर एक मॉडल प्रिजन्स एक्ट लाएगी, कोई भी चीज़ का मॉडल एक्ट ला सकती है जो कि स्टेट उसको फॉलो कर सकता है या फिर उससे डिविएट भी कर सकता है अपने अपने स्टेट के कंडीशंस के अनुसार, क्योंकि जो प्रिजन्स है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो स्टेट का तो इस पर पावर है ही, ठीक है। और एक आरपीए एक्ट जो 1951 है उसमें बोलता है कोई बंदा अगर प्रिजन में है तो उसको राइट टू वोट जो है नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और प्रिजन जो है, प्रिजन का डेफिनेशन जो इस एक्ट में है, जो कि प्रिजन एक्ट 1894 ब्रिटिश ज़माने का है, ठीक है, उसमें है कि पुलिस कस्टडी और सब्सिडरी जेल को प्रिजन नहीं कंसीडर किया जा सकता है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंपॉर्टेंट है अगर प्रिजन पे आएगा, इस बार भी प्रिजन पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या पाया है कि इसमें जो है ना करेक्टिव मेजर्स पे फोकस नहीं है, ठीक है, इसलिए इन्होंने एक मॉडल एक्ट लाया है, ठीक। प्रिजन्स अभी बताया कि प्रिजन्स एंड पर्सन्स डिटेन्ड देयर इन विल कम अंडर स्टेट लिस्ट, ओके। जो मॉडल एक्ट होता है वो क्या होता है, गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। हाँ, अब नीड क्यों हुआ, इट्स अ मेंस क्वेश्चन, अब नीड क्यों हुआ फॉर रिफॉर्मिंग द एक्ट, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये ब्रिटिश ज़माने का है, ब्रिटिश ज़माने का था तो उसका टारगेट क्या होता था, टू सबजुगेट द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है। इंडियन के जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया के, उनको सबजुगेट करना होता था, और ये बड़ा ही इनह्यूमन प्रैक्टिस अपनाते थे, विपिंग, कोड़े मारते थे ये, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, टू मेक द प्रिजन्स रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन, हम प्रिजन को ऐसा रखें कि प्रिजन में जाके बंदा रिफॉर्म हो जाए, वो अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करे, बाहर आके एक नया जीवन जिए, ठीक है। लेकिन आप उसको इतना सबजुगेट कर देंगे ना कि वो आपसे बदला लेने की भावना उसमें और ज़्यादा मतलब उत्पन्न हो उठेगी, इसलिए ना एक नया मॉडल एक्ट लाया ताकि उसमें रिफॉर्मेटिव और करेक्शनल मेजर्स ज़्यादा लिए जा सकें, ठीक है। फॉर बेटर लिविंग फैसिलिटीज़ ऑफ द प्रिजनर्स, ठीक है, सिक्योरिटी तो होना ही होना है। सिक्योरिटी इसलिए नहीं कि वो जेल से फरार ना हो, सिक्योरिटी इसलिए भी क्योंकि गैंग वॉर वहाँ बहुत होता है, दो गैंग वाले एक ही जेल में आ गए, इसने दूसरे का मर्डर कर दिया, तो वहाँ पे सरकार का जेल के अंदर भी ये फ़र्ज बनता है कि आप बंदे की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करें, ठीक है। इसके लिए आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल ना CCTV का ऑलमोस्ट हर जगह आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ना डेटा का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, ठीक है। वहाँ अंदर लाइब्रेरीज डाल सकते हैं ताकि अच्छी बुक्स पढ़ें लोग, और लोग के अंदर ना वो रिवेंज वाली भावना हट के ना एक करेक्शनल भावना उत्पन्न हो उठे, ठीक है। किलिंग्स एंड वायलेंस, जैसा कि मैंने बताया, उसमें गैंग वार होता ही होता है। यहाँ पे एग्जांपल है, रिसेंटली 33-year-old इनमेट वॉज एलिजिडली स्टैब्ड टू डेथ, चक्कू मार दिया उसको तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में तो बहुत सारे कांड होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अदर इश्यूज़ क्या है जो कि प्रिजन्स फेस करते हैं, ये बड़ा जनरल इशूज़ है, ये कहीं कहीं भी लिख सकते हैं कि अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है, ये स्टैट आप कोट्स कर सकते हैं, आप लिख लें। हाई अंडर ट्रायल्स, 70% ऑफ जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल्स एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। हाई ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ प्रिजन्स, NCRB का डेटा है कि दिल्ली में 183% ऑक्यूपेंसी है, बस इतना ही लिखना है आपको अपने नोट्स में, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। प्रीलिम्स में आएगा नहीं, मेंस में आएगा तो हमें 1-2 लाइन में बस एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ फॉर्म में आंसर होता है, ये आपको ही पता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग बेल, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है ना, इसमें ये बहुत लंबा जाता है, ठीक है, इसलिए बेल जल्दी मिल नहीं पाता है, ठीक है। और लोगों के पास सपोर्ट नहीं है, लोग ना इलिटरेट है, उनको ना अपने राइट्स एंड के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण क्या है ना, इनका बेल एप्लीकेशन में ना कोई सपोर्ट मिल नहीं पाता है। दूसरा फिनेंशियल कंडीशन भी होता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ना एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि एक सेपरेट बेल एक्ट जो है लाओ, अभी लेजिस्लेचर कब लाएगी पता नहीं, लेकिन एक सेपरेट बेल एक्ट लाओ, जिससे क्या होगा ना कि जो ग्रांटिंग ऑफ द बेल होगा ना उसको ना आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज इन द प्रिजन ऑफिशियल्स, ऑफिशियल ही नहीं है, कम है कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे ना 60% ऑक्यूपेंसी है, मतलब 40% वैकेंट सीट्स हैं यहाँ पे।
अननेचुरल डेथ्स मतलब सुसाइड हो गया, मर्डर्स हो गया, ये सब है। तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021, देखो सिंपल सा डेटा है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2 बार कोट हो चुका है, एक बार एनसीआरबी है। एनसीआरबी क्राइम से रिलेटेड तो सबको पता है, ठीक है। तो इनका ना ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए ना। 4-5 इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद कर लो, पूरा प्रिजन एक्ट और मॉडल एक्ट सारे कवर हो गए, ठीक है। अब सजेशंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ना 3 गाइडलाइंस लेकर है। क्या है कि अगर एक पर्सन कोई जेल में जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन पर्सन हो गया। अगर कोई आदमी जेल में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं रहा, इंसान है। अब इंसान है तो उसके सारे ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। अब जब उसके ह्यूमन राइट्स हैं तो ह्यूमन राइट्स में क्या होगा कि नो जस्टिफिकेशन फॉर एग्रावेटिंग द सफरिंग। एक तो उसको सज़ा मिल गई, ऊपर से आपने इतना पीटा है उसको, ठीक है, कैद में। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस लेकर आए। और एक सेक्शन है 436A ऑफ CRPC, उसके अनुसार ये बोला जाता है कि अगर कोई आदमी है उसको सज़ा होता है कोई, तो उस सज़ा का जो मैक्सिमम पीरियड है, कि मान लो उसमें मैक्सिमम प्रोविज़न है 15 साल का, ठीक है। तो अगर वो 7.5 ईयर्स अगर वो सज़ा काट चुका है तो उसको राइट है कि वो बेल मिले उसको, और विदाउट सिक्योरिटी। ये नहीं कि कोई सिक्योरिटी आप लेके आ रहे हैं किसी बंदे को कि ये हमारा सिक्योर करेगा कि बेल मिलने के बाद मैं इंडिया से नेपाल ना भाग जाऊँगा। ऐसा होता है, लोग बेल लेते हैं और नेपाल घुस गए, पता ही नहीं चलता कहाँ गए, ठीक है। फास्ट डिस्पोजल ऑफ बेल केसेस, ठीक है, सिंपल सा है। एक्सपीडिशियस करो इस प्रोसेस को, ठीक है। और ये टर्म जरूर यूज़ करना, बेल बिंग द नॉर्म, बेल एक नॉर्म है, एंड जेल बिंग द एक्सेप्शन। जेल को ना एक्सेप्शन में आपको इस्तेमाल करना है और बेल ना नॉर्म है, ठीक है। और ये जस्टिस AN मुल्ला कमेटी थी, उन्होंने एक सजेशंस दिया था कि आप ना ऑल इंडिया सर्विस करें, ठीक है, जिसमें आप ना प्रिजन्स और करेक्शनल सर्विस में जो ऑफिसर्स होंगे उनको आप यहाँ से ऑल इंडिया सर्विस करके यहाँ से अपॉइंटमेंट करें, ठीक है। केयर सर्विस, रिहैब एंड प्रोबेशन में को प्रिजन सर्विस में इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। और ये बोला कि अंडर ट्रायल्स जो है इसको ना मिनिमम रखना है, ठीक है। राजस्थान का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें जहाँ पे ओपन प्रिजन है। ओपन प्रिजन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओपन प्रिजन होगा तो क्लोज्ड वॉल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, तो आपको स्टाफ कम लगेगा, स्टाफ कम लगेगा तो आपका कॉस्ट कटिंग होगा, कॉस्ट कटिंग होगा तो आपके लिए बजट फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, किसी आदमी को एक कमरे में बंद करके रखना ना, और एक उसको ओपन माहौल देना, तो ओपन माहौल में आप उसको सुधरने का मौका दे रहे हैं, आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं उसको, तो वो ना रिफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रिफॉर्म करने का, किसी बंदे को करेक्ट करने का जो मेजर है ना, वो और ज़्यादा हो जाए। तो राजस्थान ना एक केस स्टडी के अनुसार हो जाएगा। तो केस स्टडी में आप राजस्थान का एग्जाम्पल लेंगे कि यहाँ पे ओपन प्रिजन्स है, ठीक है। शॉर्ट न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वीप क्या होता है, वीप एक ऑफिशियल होता है पार्टी का, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। उसमें होता क्या है कि वो सीनियर मेंबर होता है जनरली, और वो रिटन ऑर्डर्स पार्टी को देता है किस बिल पे किसके फेवर में वोट करना है, किसके खिलाफ में वोट करना है, यही सब होता है, ठीक है। और इसका ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पीकर को ना व्हिप को रिकॉग्नाइज़ करना ही पड़ेगा, और जो लीडर होते हैं, लीडर ऑफ द पार्टी जनरली प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है, और व्हिप को आपको रिकॉग्निशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 142 है, इसके अनुसार क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली डाइवोर्स को ग्रांट कर सकता है अगर उसका मैरिज जो है ऐसे टूटा कि वो इरिट्राइवेबल हो, मतलब उसको रिट्राइव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो वो दे सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में आप पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे लोअर लेवल पे क्या होता है, मुंसिफ कोर्ट, सिविल साइड में ऊपर होता है सबॉर्डिनेट जज का कोर्ट और फाइनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। क्रिमिनल साइड में क्या होता है, सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसका लास्ट में होता है सेशंस जज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। याद रख लेंगे कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये आया है, ठीक है। रिक्यूजल ऑफ जजेस, रिक्यूजल ऑफ जजेस क्या है कि अगर आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर कोई पार्टी है जिसको आप जानते हैं, तो आप ना क्या करो, रिक्यूज़ कर जाओ कि नहीं नहीं मैं इस जज का अगर मतलब इस बेंच का अगर मेंबर बनता हूँ, जज बनता हूँ, तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो आप उससे वापस ले सकते हैं। इसका कोई कोडिफाइड रूल्स नहीं है, ठीक है। ये सोलली जो है कंसाइंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द जज डिपेंड करता है कि वो आगे कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन्स का ये है, इंटरनेट शटडाउन जो भी होता है ये टेलीग्राफ एक्ट से होता है, याद रखेंगे, जनरली आपके दिमाग में जाएगा कि नहीं, ये टेलीग्राफ एक्ट से होता है, ठीक है।
और सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विस इनडेफिनिटली, अनंत काल तक परमिशेबल नहीं है टेलीग्राफ एक्ट के अंदर, ठीक है। टेम्पररी सी ड्यूरेशन के लिए ही सस्पेंड किया जा सकता है और एक बार में 15 दिन तक किया जा सकता है। और प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट होता है कि ये सस्पेंशन ज़रूरी था या नहीं था, ठीक है। और इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बोला ना 99% चीज़ों का जुडिशियल रिव्यू हो जाता है, ठीक है। टेलीग्राफ एक्ट के अंदर आता है, 15 डेज तक कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक संस्था है जो पेरिस में बेस्ड है, वो निकालता है, बस इसको याद रख लें आप इतना। नार्को एनालिसिस टेस्ट है, इसमें क्या है, सोडियम पेंटोथल याद रखें, जो कि ट्रुथ सीरम के नाम से जाना जाता है, ठीक। पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और P300 याद रखें। ये सब जो है नार्को एनालिसिस टेस्ट के द्वारा यूज किया जाता है ताकि एक बंदा जो है क्या बोले, मतलब सच्चाई बोले, ठीक। इसमें डिफरेंस है, इसमें कोई सब्सटेंस इंजेक्ट नहीं किया जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में। और दूसरी बात, बंदा का ना पूरा कॉन्सेंट होगा तभी आप उस पर ये कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे या फिर आपके पास जो भी बुक है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ लिया, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में आप पॉलिटी कवर कर लिए हैं, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर किया है, और जो चीज़ें हैं आप वो लक्ष्मीकांत से कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। और जिस दिन पॉलिटी पढ़ो उसी दिन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से जाके पढ़ लो, जो भी आर्टिकल से जो भी चीज़ें हैं, और वहाँ पे हाईलाइट कर दो उसको और लिख दो या टिक मार दो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये जो मई 2023 से नेक्स्ट अप्रैल 2024 तक का जो साइकिल होगा, इस दौरान कौन कौन से न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट थे वो, और कौन कौन से आर्टिकल उस चक्कर में न्यूज़ में आ गए, तो वो आपको पता चल जाएगा। लक्ष्मीकांत ने आपने हाईलाइट कर रखा है, सेम डे पढ़ो, नो बर्डन। 20 मिनट्स का वीडियो है, इसको जब रिवीजन करने आओगे तो 2x पे करोगे, 10 मिनट्स में डन, मतलब 10 मिनट में सारी पॉलिटी ख़त्म। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।